हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीति प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम सब्जेक्टिव पीवाईक्यू एनालिसिस के अंतर्गत हमारे सीजी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले कि शुरुआत करें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग की जो भर्ती परीक्षा हो रही है, उसके लिए हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आवर टेलीग्राम चैनल। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप इसका एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं और फ्री में टेस्ट दिला सकते हैं। तो अब हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। अगर टेस्ट की सीक्वेंस की अगर बात की जाए, फर्स्ट टू हमारा जो 10th नंबर का टेस्ट है 28 तारीख को हमारा कंप्लीट हो रहा है। 3 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे लास्ट में 24, 26 और 28 को। बाकी सारे के सारे संडे संडे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आज का, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून भंग किया था। नमक कानून के बारे में पूछा जा रहा है भाई। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ा गया था इसमें। और इसमें अगर हम लोग छत्तीसगढ़ से कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो हमारे यहाँ महंत लक्ष्मी नारायण दास, पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र, ये चारों ही इन्वॉल्व थे हमारे इस मिशन में। और तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले की स्थापना वर्ष कौन सी है। स्थापना वर्ष पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1866, 1826, 1861 और 1871। तो भाई हमारा राइट आंसर होगा 1861, क्योंकि 1861 में हमारे पास दो जिले की स्थापना हम लोग देखते हैं, एक तो बिलासपुर है और दूसरा है हमारा रायपुर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ मित्र, यह छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसे किसने प्रारंभ किया था। तो भाई जो हमारा छत्तीसगढ़ मित्र है, इसे हमारे माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर दोनों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और अगर यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ माधवराव सप्रे देता है तो आंसर वही सही होगा। और अगर ऑप्शन में पंडित रामराव चिंचोलकर जी का भी नाम दिया हुआ है तो हम लोग दोनों को एक साथ वाला आंसर लेके चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ऐसा दिया हुआ है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा, जब ये क्वेश्चन पहली बार पूछा था तब रामराव चिंचोलकर के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन है कैसे हैं। तो भाई ध्यान रखे रहना, दोनों ही हैं हमारे यहाँ पर। अगर मेंस में भी पूछता है तो वहाँ पर भी इस बात को प्रॉपरली मेंशन करेंगे कि माधवराव सप्रे के साथ साथ पंडित रामराव चिंचोलकर भी इसमें इन्वॉल्व थे। अब जो छत्तीसगढ़ मित्र है, इसका प्रकाशन जो होता था पेंडा रोड से होता था। 1900 में स्टार्ट हुआ और फिर इसके ऊपर फिर माधवराव सप्रे जी के ऊपर ना बहुत तरह का वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। 1908 में हम लोग देखते हैं हिंद केसरी जो हमारे तिलक जी द्वारा प्रकाशित की जा रही थी, उसी का यहाँ पर वो अनुवादित फॉर्म में यहाँ पर पब्लिश करे थे छत्तीसगढ़ मित्र में। और इसके अलावा एक चीज़ और भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ध्यान रखेंगे कि ये मासिक पत्रिका थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज के साथ घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध था। तो भाई हमारे घनश्याम गुप्त जो है हमारे कौन से ग्रुप के साथ, कौन से समाज के साथ इन्वॉल्व थे, ऐसा पूछ रहा है। तो रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो भाई ध्यान रखेंगे हमारा आर्य समाज इसका राइट आंसर होगा। और आर्य समाज की स्थापना हमारे हमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रार्थना समाज में हमारे एम जी रानडे भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे, को फाउंडर थे। अगर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात की जाए तो फिर यहाँ पर हमारे जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जिसके दो ब्रांचेस हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। एक है हमारे पास नारायणपुर में और एक हमारे पास रायपुर में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की जाए तो मैडम ब्लावास्की द्वारा स्टार्ट किया गया था और कर्नल अल्कॉट भी इसमें इन्वॉल्व थे। दोनों मिलकर यहाँ पर जो थियोस होता है, ठीक है, मतलब हमारे पास जो चलिए इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अलग से सेपरेट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर चर्चा करेंगे तो फिर ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। सुपरिटेंडेंट के रूप में मेजर एगन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर ट्रांसफर की। बिल्कुल सही, पहला पहला स्टेटमेंट एकदम राइट है। दूसरा बोल रहा है उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासन ढांचे का पुनर्गठन किया, ये बात भी सही है। तीसरा बोल रहा है उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था स्थापित की। तो भाई ये वाला ऑप्शन तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है एक्चुअल में। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट राइट है और उस आधार पे हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब अगर इनके बारे में एक चीज़ और देखते हैं तो मेजर एवेन्यू को बोला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में ना, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म लाया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में इनका बहुत बड़ा रोल है। और इन्होंने ही जो हमारे छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में बांटा गया था, उन 27 को वो इंटीग्रेट करके 8 परगनों में वो कंपाइल करते हैं और उसके बाद में फिर कुछ टाइम बाद एक नया परगना बनाएंगे, तो हमारे पास टोटल 9 परगने हो जाते हैं। तो अब ये कौन कौन से परगने हैं, रतनपुर हो गया, रायपुर, धमधा, दुर्ग, नवागांव, खरौद, राजहरा, धमतरी और बालोद। अब जो बालोद रहता है वो सबसे लास्ट में ऐड किया गया था। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे छोटा जो हमारा परगना था और सबसे बड़ा परगना था, ये कौन कौन सा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारे पास दिया है सूची एक, सूची दो से मिलाना है। एक साइड दिया हुआ है अवधि और दूसरी साइड दिया गया है छत्तीसगढ़ के मराठा शासक। तो हमारे पास ठीक है 1758 to 87 जो ठीक है, ये सबसे पहला ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा वाला सीक्वेंस दिया हुआ है। तो हमारे पास जो फर्स्ट हमारे जो मराठा शासक थे हमारे छत्तीसगढ़ में जो शासन किए वो थे बिम्बाजी भोसले, इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो बिम्बाजी भोसले हमारे फर्स्ट रहेंगे, तो ए का हो जाएगा 2। फिर सेकंड है बी, ठीक है, बी में 87 to 88 ये थे भाई हमारे हमारे चिमड़ा जी, ठीक है, चिमड़ा जी भोसले जो हैं ये सेकंड नंबर पे आए थे। उसके बाद फिर आए थे व्यंको जी और उसके बाद फिर आए थे अप्पा साहब। तो उस आधार पे हमारा
राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा देखिए, हमारा अगर आपको पहला बस पता रहता है ना तो यहाँ पर काम बन जाता है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उदंती अभयारण्य में निम्न किस वन्य प्राणी को विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है? तो भाई हमारा यहाँ पर सीता नदी उदयंती को मिला के एक हमारे पास टाइगर रिजर्व है, तो हम लोग टाइगर का यहाँ पर कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तेंदुआ, सांभर, बाघ या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा देखिए, जो क्वेश्चन में ना इनमें से कोई नहीं रहता ना, वो सबसे ज़्यादा टफ रहता है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं लगाने के लिए ना आपको एकदम 100% कन्फर्म होना पड़ता है कि जो स्टार्टिंग के जो 3 हैं वो सारे के सारे नहीं हैं। जब आपको ये कंफर्म है तभी आप लगा सकते हो ऑप्शन नंबर डी। तो भाई हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? देखिए, उद्गम नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि इसका तेल नदी जो है उनका उसका उद्गम है हमारे उड़ीसा से। उड़ीसा से उद्गम होती है और छत्तीसगढ़ में सिर्फ थोड़े से एरिया में बहती है, जो कि गरियाबंद का एरिया है। तो गरियाबंद से होते हुए वो बहती है और फिर अल्टीमेटली महानदी में मिल जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर गरियाबंद। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोरंडम कहाँ पाया जाता है? कुचनूर, कोदोमाली, सोनदेही और कुड़ई कसा। तो भाई हमारा जो कोरंडम जो है ये, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इसे अभिशापित रत्न भी माना जाता है, और इसका जो भंडारण है हमारे दक्षिण में है। और दक्षिण में है तो फिर कुचनूर जो है यहाँ पर दक्षिण का हमारे पास क्षेत्र है, वहाँ से हमारे पास कुरंडम निकाले जाते हैं। इसके अलावा भोपालपट्टनम, धंगोल, उसूर, ये तीनों बीजापुर के क्षेत्र हैं, और कुचनूर भी अपने आप में बीजापुर का पार्ट है। और इसके अलावा सुकमा जिले में भी है, तो जो सुकमा जिले में जो सोन कुकनार है वहाँ से पाया जाता है। तो अगर जिले के आधार पर देखा जाए तो 2 जिला ध्यान रखेंगे, बीजापुर और सुकमा। और अगर क्षेत्र के आधार पर ध्यान रखेंगे तो 5 हमारे पास मेन मेन क्षेत्र हैं, भोपालपट्टनम, कुचनूर, धंगोल, उसूर और सुकमा से सोन कुकनार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लहसुन पाट सामरी पाट की किस दिशा में स्थित है? ठीक है, लहसुन पाट सामरी पाट की किस दिशा में स्थित है? तो हमारा भाई सामरी पाट जो है वो हमारे जो सामरी सामरी तहसील में स्थित है, और उसका ही अगर हम लोग पश्चिमी भाग देखते हैं तो उसे लहसुन पाट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तेलिंग घाटी किन 2 अपवाह तंत्रों को अलग करती है? ठीक है, तो तेलिंग घाटी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो तेलिंग घाटी है, ठीक है, जो तेलिंग घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? हमारी जो हमारा कोंडागांव क्षेत्र है, तो कोंडागांव जिला जो है उसमें स्थित है हमारा तेलिंग घाटी। और ये क्या करती है? गोदावरी, उसके नीचे से गोदावरी बहती है और ऊपर से हमारी महानदी बहती है। और क्योंकि ये उठा हुआ भाग है, ये घाटी जो है, इसके कारण क्या होता है हमारा, इसके कारण हम लोग का जो हमारी गोदावरी है और महानदी है, ये दोनों डिवाइड हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर दिया हुआ है नर्मदा और महानदी। नर्मदा और महानदी को जो हमारा वाटर डिवाइडर डिवाइड करता है वो है हमारा मैकल रेंज। मैकल रेंज के कारण, मैकल श्रेणी के कारण नर्मदा और महानदी अलग होती है। अगला हमारे पास दिया हुआ है गंगा और महानदी। गंगा और महानदी को जो अलग करती है, ठीक है, गंगा और महानदी को अलग करती है, इसके लिए हमारे पास जो है हमारा सतपुड़ा श्रेणी है। और नर्मदा और गोदावरी को जो अलग करती है वो हमारे यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखे रहेंगे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है, किस जिले से लगती है भाई? तो भाई दुर्ग, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। दुर्ग जिला, सुकमा जिला, दंतेवाड़ा या फिर कोरबा। तो राइट आंसर है हमारा दुर्ग जिला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो भाई जेठ माह में मनाया जाता है हमारा गंगा दशहरा। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं फिर। मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम क्या था? तो फडणवीस, सबनवीस, बड़कर और तालुकेदार। तो राइट आंसर होगा हमारे पास तालुकेदार। तालुकेदार ही वो पर्सन था जो परगने के फसलों की दशा और अन्य सूचना को भेजने का कार्य करता था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र और प्यारेलाल गुप्त। तो भाई हमारे राइट आंसर है यहाँ पर बलदेव प्रसाद मिश्र। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखे रहेंगे। छत्तीसगढ़ परिचय बलदेव प्रसाद मिश्र जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास ना त्योहार दिया है, एक साइड माह दिया है, इसको हम लोग को सुमेलित करना है। तो आमसू, चैत, सरहुल, कुआर, ठीक है, नवाखाई और दशहरा, ये 4 हमारे पास अलग अलग त्योहार दिए गए हैं। इसमें एक चीज़ को बस ध्यान रखेंगे तो काम बन जाएगा। सरहुल जो है, जो सरहुल त्यौहार है, इसे उरांव जनजाति मनाती है। और चैत कब मनाती है? जब चैत्र माह में, जब साल वृक्ष पे नए बीज आ जाते हैं तो सरहुल त्यौहार मनाते हैं लोग। तो बी का हो जाएगा 1, तो बी का हो जाएगा 1, तो फिर हमारे पास और हमारा फिर सेकेंड, ठीक है, एक्चुअल में अच्छा सरहुल का हमारे पास 2 होना चाहिए, बी का हमारे पास 2 होना चाहिए, सॉरी बी का हमारे पास 1 होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आमसू जो है वो सावन में मनाया जाता है, ठीक है, आमसू जो है सावन में मनाएंगे। सरहुल हो गया हमारा चैत्र में, नवाखाई हो जाएगा हमारा भादों में, और दशहरा जो है वो हम लोग मनाएंगे कुंवार में, ठीक है। और कुंवार के बाद फिर कार्तिक, तो कार्तिक में फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बड़े स्तर पे मनाया जाता है, ये मतलब ये बहुत बढ़िया तरीके से मनाया जाता है बिलासपुर में राउत नाचा। तो ये मनाया जाता है भाई 1978 में, 1978 में मनाया जाता है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि जो वर्तमान में हुआ, जैसे अभी हम लोग 2025 की बात करें, 2025 चल रहे हैं, तो 2025 में जो होगा वो कौन से नंबर का होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईयर को प्रॉपर्ली मेंशन करके कि इस ईयर के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखे रहेंगे और आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज तक कितनी बार राउत नाचे का हमारे यहाँ आयोजन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर जिले के कोंडागांव तहसील में मुरिया जनजातियों के देवता हैं। तो मुरिया जनजातियों के देवता जो है भाई बहुत सारे अलग अलग देवता हैं, जिसमें मेन है एक बूढ़ा देव है। लेकिन यहाँ पर ठीक है, ये एक्चुअल मेन है, यहाँ पर बुद्ध देव जो है ना, एक्चुअल में बुद्ध देव नहीं है, ये बूढ़ा देव है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, बुद्ध देव नहीं है, बूढ़ा देव है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे रहेंगे, 1990 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, वो लेके आए थे उस प्रोजेक्ट को। और ठीक है, तो ध्यान रखे रहेंगे, अगर 1991 दे दिया, दोनों को दे दिया है, तो फिर उसको मान लेंगे। और अगर हमारे पास सिंगल पर्पज में हम लोग को सेलेक्ट करना है, तो हमारा 1990 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोफेसर एस सी दुबे ने जादू को कितने वर्गों भागों में विभाजित किया है, 2, 3, 4, 5। तो भाई देखिए, यहाँ पर ना दो कैटेगरी है। तो एक होता है हमारे पास काला जादू और एक होता है सफ़ेद जादू। तो ठीक है, सफ़ेद जादू जो है पॉजिटिव माइंडसेट वाला है, और जो हमारा काला जादू है वो नेगेटिव माइंडसेट और फिर नेगेटिविटी को वहाँ पर इंडिकेट कर रहा होता है। तो हमारे पास एक तो ये कैटेगरी हुआ। दूसरा कैटेगरी जो हमारे एस सी दुबे जो है वो बताते हैं अपनी बुक्स में, वो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, संवर्धक, संरक्षक और विनाशक। ये 3 कैटेगरी बताए हैं जादू के। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अबूझमाड़ विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई। अबूझमाड़ विकास अभिकरण भाई 1976-77 में अबूझमाड़ विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। और एक्चुअल में ये क्या था, अबूझमाड़िया जो जनजाति है उनके और उस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मेन लक्ष्य है, ठीक है, मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि अबूझमाड़ क्षेत्र का विकास करने के लिए हम लोग को जिन जिन वस्तुओं की या जिन जिन टेक्निक्स की आवश्यकता होगी उन सबको रेकमेंड करना। अगला क्वेश्चन है आज का, उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में निवास करती है। उत्तर पूर्वी भाग, मध्य भाग, दक्षिण पश्चिम भाग और दक्षिण पूर्वी भाग। तो भाई हमारे जो उरांव जनजाति है ना, जो ये है हमारे पास नॉर्थ में निवास करेगी, और नॉर्थ में भी इनका जो एक्सपेंशन है वो रहेगा जशपुर, सरगुजा और जो बलरामपुर का पूर्वी भाग है उधर साइड। तो वैसे तो हम लोग को देखिए आजकल क्या है, सब मतलब एक क्षेत्र से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर से अब क्वेश्चन जो जैसा पूछेगा, मूल रूप वहाँ पर ना ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मूल रूप में किस क्षेत्र में निवास करती आई है। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो जशपुर सरगुजा वाला एरिया, और उस एरिया को अगर हम लोग बात करें तो उसको उत्तर छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग बोलेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, धूमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है। तो नगेशिया, कमार, उरांव और भैना, हमारे पास 4 दिए गए। युवा गृह जो होता है ना, हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पर हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो लोग अपनी जनजाति के बारे में जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसमें उसके ग्रोथ के लिए काम करते हैं। उनको अपनी संस्कृति के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में बताया जाता है, प्लस यहीं पर अपने जीवन साथी का भी उनको चयन करना होता है। तो ये है हमारे पास युवा गृह। और अगर हम लोग धूमपुरिया की बात करें तो धूमपुरिया किसका है, उरांव जनजाति का है। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं मैं कि घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है, तो इसे आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के समक्ष राज्य का आयोजना प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से कौन प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष या फिर आयोजना सचिव। तो भाई हमारे जो नीति आयोग है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी सन 2015। किसके स्थान पर की गई थी, तो योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। कारण क्या था, योजना आयोग जो है सेंट्रलाइज्ड मॉडल पे हमारा पॉलिसी मेकिंग का काम करता था। तो गवर्नमेंट बोलती है कि डिसेंट्रलाइज मॉडल पे चलना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज करने के लिए वहाँ पर एक्चुअल में योजना आयोग को में चेंजेस लाने के बजाय योजना आयोग को ही खत्म करके एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया, नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई, और फिर हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग बहुत सारे अलग अलग काम कर रही है, जिसमें अब इसके जो हेड रहेंगे, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो सचिव रहेंगे, कैबिनेट सचिव के लेवल का एक पर्सन रहेंगे। और जो प्रधानमंत्री जो हैं इसके अध्यक्ष रहेंगे, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष रहेंगे जो कैबिनेट सचिव के लेवल का एक ब्यूरोक्रेट पर्सन रहेगा। और अगर हर राज्य के प्रतिनिधि की बात की जाए तो वहाँ पर हर राज्य का मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बस्तर के विभाजन के बाद निम्न में से कौन से जिले बने हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा अलाली जरूर करेंगे, तो मैं आंसर इसका बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा हमारे पास कांकेर और दंतेवाड़ा। ठीक है, कांकेर और बस्तर नहीं होगा भाई, ध्यान रखेंगे। जब बस्तर का डिवीजन हुआ तो वहाँ पर ना 2 हमारे पास जिले हम लोग के पास नजर आते हैं, एक तो कांकेर और बस्तर। बाद में उनका नाम चेंज कर दिया गया और कांकेर का नाम कर दिया गया उत्तर बस्तर कांकेर, और जो हमारा दंतेवाड़ा है उसका नाम कर दिया गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। और इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप लोग बने रहें हमारे साथ, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।